पर्सनली पूछ ले। MCQ नंबर 1 देखें, ब्रेक्स डाउन ब्लड क्लॉट, क्या चीज़ है जो ब्लड क्लॉट्स को ब्रेक करती है? तो प्लाज्मीन है इसका आंसर, राइट आंसर। और कौन सी चीज़ें होती हैं ब्लड क्लॉट को ब्रेक करने का मतलब कि ब्लड क्लॉट की रेजोल्यूशन या ब्लड क्लॉटिंग को ख़त्म कर देती है, क्लॉट को स्प्लिट कर देती है, ठीक है, क्लॉटिंग से बचाती है और क्लॉट को क्लॉट नहीं रहने देती। तो वो चीज़ें आपने बायोकेमिस्ट्री में भी 2-3 हैं जो ये काम करती हैं। प्लाज्मिन तो याद रखनी है, यूरोकाइनेस, ट्रेप्टोकाइनेस और फिब्रिनोलाइसिन याद रखनी है। ये चारों आपने याद रखनी है कि ये ब्लड क्लॉट को ब्रेक करती हैं, स्प्लिट करती हैं, ठीक है। फॉलिक एसिड इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता? फॉलिक एसिड एक वाइटामिन आरबीसीज की मैच्योरेशन के लिए ज़रूरी होता है। वो यहाँ पर कहाँ से आ गया? वो तो इसका आंसर नहीं होगा। सेरोटोनिन जो है, जब प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग कर रहे होते हैं या अपना जो काम कर रहे होते हैं उस वक्त ये सेरोटोनिन उनमें से रिलीज़ होता है। या फिर आप जब पैथोलॉजी में इन्फ्लामेशन पढ़ते हैं तो जो मेडिएटर्स होते हैं वो उनमें सेरोटोनिन का नाम पढ़ा जाता है, मतलब ये एक मेडिएटर भी है, ठीक है। तो रिलीज़ कहाँ से होता है? प्लेटलेट से रिलीज़ होता है। ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। फिब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, ये तो ब्लड क्लॉट्स बनवाता है। स्टेटमेंट में ब्लड क्लॉट को स्प्लिट करना है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। हेपारिन, हेपारिन आपको पता है, और हेपारिन आपको पता है एक एंटी कोआगुलेंट है, ये कोआगुलेशन को अपोज करता है, कभी भी कोआगुलेशन नहीं होने देता, ठीक है। तो राइट ऑप्शन प्लाज्मिन है। नेक्स्ट MCQ देखें, एनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम बोन मैरो फेलियर। अगर बोन मैरो का फेलियर हो तो वो एनीमिया एप्लास्टिक एनीमिया या जिसे हाइपोप्लास्टिक एनीमिया भी कहा जाता है। इसमें एरिथ्रोसाइट्स के नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बोन मैरो ही डैमेज हो गया, बोन मैरो में फेलियर हो गया। तो आरबीसीज की प्रोडक्शन, जब आपको जेनेसिस पढ़ाई थी मैंने, सेकंड लास्ट लेक्चर था आई थिंक, तो उसमें आपको जेनेसिस जब पढ़ाई थी एरिथ्रोसाइट की, ये बताया था बोन मैरो में आरबीसीज बनते हैं, ठीक है। तो जब आरबीसीज को बनाने वाली जगह बोन मैरो ही डैमेज है तो आपके पास आरबीसीज नॉर्मल रेट में नहीं बन सकेंगी। तो ये एप्लास्टिक एनीमिया इसका राइट आंसर था। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है? इसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बनकर इंट्रिंसिक फैक्टर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब आपका इंट्रिंसिक फैक्टर डिस्ट्रॉय हो गया तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी अकर हो जाती है, ठीक है। हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है? जब आपके एरिथ्रोसाइट का ब्रेकडाउन रेट ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से, 120 डेज़ के बाद तो उनकी डेथ होनी है। लेकिन अगर टाइम से पहले डेथ हो जाए और एक नॉर्मल रेट से ज़्यादा डेथ स्टार्ट हो जाए, स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाए, लीसी स्टार्ट हो जाए, तो हम कहते हैं हीमोलिथिक एनीमिया। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी सिंपल, इसमें फॉलिक एसिड नहीं बनता और एरिथ्रोसाइट की मैच्योरेशन नहीं होती ठीक से, तो वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कॉज कर देता है। फैक्टर 12 इज़ आल्सो कॉल्ड, आपको मैंने फैक्टर्स के नाम याद करने के लिए कहा था और मैंने आपको कहा था कि जब तक आपको फैक्टर्स के नाम नहीं आते होंगे तो आप कभी भी इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे को ठीक से नहीं डील कर सकते। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को फैक्टर्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर 1 फिब्रिनोजिन होता है, उसका कोई दूसरा नाम नहीं होता, लिवर से रिलीज़ होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 होता है। थर्ड फैक्टर जो होता है उसे टिश्यू फैक्टर कहते हैं और उसका दूसरा नाम थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। फोर्थ फैक्टर कैल्शियम। 5 फैक्टर लेबाइल फैक्टर या उसी को प्रो एक्सेलरिन या फिर एस ग्लोबुलिन भी कहते हैं। और फैक्टर 6 नहीं होता, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था अगर किसी ने याद रखना है नाम, किसी को बहुत शौक है याद रखने का, तो 6 फैक्टर का नाम एक्सेलरीन होता है। लेकिन वो बुक्स में क्यों नहीं लिखा होता? क्योंकि बुक्स में इसलिए नहीं लिखा होता क्योंकि वो फंक्शनलेस है। कोआगुलेशन में, क्लॉटिंग फैक्टर्स में इसलिए नहीं लिखा होता क्योंकि वो इनमें कोई रोल ही नहीं प्ले करता, तो फजूल में फैक्टर्स ही ज़्यादा करने हैं, इसलिए 6 फैक्टर बुक्स में लिखा होता। देयर इज़ नो 6 फैक्टर, ऐसी बात नहीं है। फैक्टर होता है, एक्सेलरीन होता है, लेकिन फंक्शनलेस होता है, ये भी याद रखना है। 7 फैक्टर स्टेबल फैक्टर जिसे हम प्रो कन्वर्टीन कहते हैं। 8 फैक्टर एंटी हीमोफिलिक होता है जिसे हम AHG या फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A कहते हैं। 9 फैक्टर क्रिसमस फैक्टर होता है और 10 फैक्टर स्टार्ट पावर फैक्टर होता है। 11 फैक्टर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट होता है। 12 फैक्टर हैगमैन फैक्टर होता है। तो यहाँ मैंने आपसे हैगमैन फैक्टर ही पूछा था, ठीक है, बाकी तो नहीं पूछे थे। बाकी लेबाइल तो 5 वाला होता है। स्टेबल फैक्टर जो होता है वो भी यहाँ पर नहीं आंसर बन रहा क्योंकि वो 7 वाला होता है। और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर 13 वाला होता है। तो 12 का आंसर
हैगमैन फैक्टर था, ये आपको पैथो में भी बहुत काम आएगा। नॉर्मल वैल्यू ऑफ एमसीवी, मैंने आपसे कहा था कि इंडिसेस आपके लेवल पे ना भी किए जाएं, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका रोस में टेबल बना है और ऐसी चीज़ जो आपकी रिकमेंडेड बुक्स में है, मैं वो आपको मिस नहीं करवाने का चांस ले सकती, इसलिए आपको कहा था इनकी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, एटलीस्ट वो याद कर लें। तो जो एमसीवी होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू, एमसीवी मीन सेल वॉल्यूम, यानी कि जो एवरेज सेल का वॉल्यूम होता है वो फेम्टोलीटर्स में हमेशा उसे मेजर किया जाता है। उसकी वैल्यू 80 to 96 फेम्टोलीटर होती है। कभी भी यूनिट देखे बिना आपने राइट आंसर को गेस नहीं करना, ठीक है। तो एमसीवी की नॉर्मल वैल्यू 80 to 96। बाकी वैल्यूज़ किसकी हैं, 40 to 52% किसकी वैल्यू होती है, ये पीसीवी है, पैक सेल वॉल्यूम, जिसे हिमेटोक्रिट कहा जाता है। हिमेटोक्रिट आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ब्लड के अंदर जो आरबीसीज की परसेंटेज होती है उसे हिमेटोक्रिट या पैक सेल वॉल्यूम कहते हैं, लेकिन कुछ आप ही की कुछ रिकमेंडेड बुक्स में इस बात में कंट्राडिक्शन है। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, मतलब ओवरऑल सेल्स की परसेंटेज को हिमेटोक्रिट कहा गया है। तो एवरेज वैल्यू हमेशा याद रखनी है, मेल में कितनी है, फीमेल में कितनी है, ये भूल भी जाता है। तो एवरेज 45 होती है हिमेटोक्रिट या पीसीवी की वैल्यू, वो आपने याद रखनी है। देन 27 से 32 ये किसकी वैल्यू है, ये एमसीएच की वैल्यू है, मीन सेल हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन पर सेल होती है ना, मीन एवरेज वैल्यू, वो 27 से 32 पिकोग्राम होती है। ये भी आपने याद रखना है, फेम्टो में कौन है, पिकोग्राम में कौन है, परसेंटेज में किसकी वैल्यू ली जाती है। और लास्ट वन 30 to 35, जो 30 to 35 है, ये भी आपको बताया था कि ये आपके पास MCHC होती है, हीमोग्लोबिन का वेट अगर हम लें रेड सेल्स में तो ये मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कहलाती है। तो ये चारों वैल्यूज़ आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। पीसीवी की वैल्यू क्या है, एमसीवी की वैल्यू क्या है, और एमसीएच की वैल्यू क्या है, एमसीएचसी की वैल्यू क्या है। MCQ नंबर 5 देखें, इन मिडल ट्राइमेस्टर साइट ऑफ एरिथ्रोपॉइसिस, मैंने आपको तीनों बताई थी, ठीक है, जो इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है उसमें भी बताई थी और उसके बाद जो है वो भी बताई थी, लेकिन इंट्रायूट्राइन लाइफ की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। बाकी तो आप सभी को पता है कि जो आफ्टर लाइफ होता है वो आरबीसीज कहाँ पर बनते हैं। तो ट्राइमेस्टर्स आपको बताया था कि प्रेगनेंसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन सेकंड ट्राइमेस्टर, देन लास्ट ट्राइमेस्टर। जो अर्ली फ्यू वीक्स होते हैं उनमें जो आपके पास एरिथ्रोपॉइसिस की साइट होती है, फेवरेट साइट, वो यॉर्क सैक होता है और उस वक्त आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं। देन मिडल ट्राइमेस्टर होता है नेक्स्ट 3 मंथ्स, उसमें लिवर में, बेसिकली मेनली लिवर में बनता है, ठीक है, मिडल ट्राइमेस्टर में बेसिकली लिवर में, लेकिन स्प्लीन या लिम्फ नोड्स में भी बन सकता है। अर्ली फ्यू वीक्स या जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें आप यॉर्क सैक याद रखें, मिडल ट्राइमेस्टर बेसिकली लिवर, लेकिन स्प्लीन या लिम्फ नोड्स भी हो सकते हैं। अगर मैंने लिम्फ नोड्स और स्प्लीन भी दिए होते देन आप वो सब ही चूज़ करते। और जो लास्ट मंथ होता है और आफ्टर बर्थ जो बोन मैरो होता है वहाँ पर एरिथ्रोपॉइसिस होती है। एरिथ्रोपॉइसिस मीन आरबीसीज की फॉर्मेशन, और इसे इंट्रायूटेराइन लाइफ कहते हैं। और जो आफ्टर बर्थ होता है 5 साल के बाद तक हर तरह के बोन मैरो में बन सकता है आरबीसीज, लेकिन जो 5 से 20 साल होते हैं उस दौरान में लॉन्ग बोन्स में बनता है, ठीक है। और 20 साल के बाद जितनी भी आपकी मेम्ब्रेनस बोन्स के मैरो हैं, जैसा कि वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, ईलिया, उन सब में बन सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अक्सर लोगों को नहीं पता होती, बल्कि मैक्सिमम को नहीं पता होती, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। इंट्रायूट्राइन लाइफ के तीनों ट्राइमेस्टर क्लियर होने चाहिए, आफ्टर बर्थ के तीनों क्लियर होने चाहिए। 5 साल में कहाँ बनता है, 5 से 20 साल की एज में कहाँ बनता है, और 20 साल के बाद कहाँ बनता है। लार्जेस्ट ऑफ वाइट सेल्स एंड आर इमेच्योर एज कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल्स। तो आपके पास जो लार्जेस्ट है, आपको कहा था अगर आपको कहा जाए ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन है तो वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन है, मोनोसाइट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होते हैं, ठीक है। और इमेच्योर इन्हें क्यों कहा गया है, 2 बातें आपको बताई थी, इन दोनों में से किसी से भी स्टेटमेंट में गेस कर लेते। लार्जेस्ट जिसको पता था तो उसका भी ठीक है। इमेच्योर क्यों कहा जाता है, न्यूट्रोफिल्स के मुकाबले में इसे इमेच्योर इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्यूट्रोफिल्स किसी भी टाइम मैक्रोफेजेस वाला फंक्शन कर सकते हैं, किसी भी टाइम फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, लेकिन मोनोसाइट्स पहले 10 से 20 घंटे ब्लड में गुजारते हैं, देन सर्कुलेशन में एंटर होकर मैक्रोफेजेस बनते हैं, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट बाय बोन मैरो रेफर्स टू 4th लाइन ऑफ डिफेंस। ये मैंने आपको चारों लाइंस डिफेंस बता दिए थे और ये स्टिल MCQ रॉन्ग है, ठीक है। इवन जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं उसका भी रॉन्ग है, एक स्टूडेंट का। तो ये तो सिंपल सी बात थी, ये आपका रॉन्ग होने वाला MCQ था नहीं वैसे।
और नेक्स्ट टाइम उम्मीद करती हूँ नहीं होगा। फर्स्ट लाइफ डिफेंस टिश्यू मैक्रोफेजिस को कहते हैं। सेकंड लाइन डिफेंस जो होता है न्यूट्रोफिल इन्वेजन होती है, और थर्ड लाइन डिफेंस में मोनोसाइट मैक्रोफेज इन्वेजन होती है, और फोर्थ लाइन डिफेंस में इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट्स होती है बाय बोन मैरो। और ये आपको बता चुकी हूँ लेक्चर में बहुत अच्छे से, इसलिए स्पीड से बताया। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट्स इन सर्कुलेशन ड्यू टू कैंसरस म्यूटेशन ऑफ माइलोजीनस और लिम्फोजीनस सेल्स इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। अब आप कहेंगे ल्यूकोपीनिया, जो ल्यूकोसाइटोसिस होती है उसमें भी तो इंक्रीज हो जाते हैं नंबर ऑफ WBCs। देखें उसमें आपके पास नॉर्मल ल्यूकोसाइट्स बढ़ते हैं, और कैंसर ल्यूकीमिया जो होता है इसमें एबनॉर्मल बढ़ते हैं। ठीक है। न्यूट्रोपीनिया न्यूट्रोफिल्स की कमी, ल्यूकोपीनिया WBCs की कमी। बेसोफिल्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर एंड फंक्शनली सिमिलर टू मास सेल्स। आपको बताया था आपका जो 2021 का प्रूफ कंडक्ट हुआ था एनाटॉमी फिजियो का, उसमें भी पास पेपर में MCQ आ चुका है। ये तो आप लोगों ने ये याद रखना है। और ये रोज़ की बैग से दिया मैंने, बहुत सिंपल सा था, आप लोगों को पहले भी कहा था उधर से MCQ की प्रैक्टिस एक बार कर लिया करें, उन्हें फजूल MCQ समझ के मत छोड़ दिया करें। कंडीशंस दैट कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग एक्सेप्ट, कौन कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, और उसमें से एक नहीं है यहाँ पर। तो कैल्शियम के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स हैं जो ब्लीडिंग करवाते हैं। अगर हीमोफीलिया हो जाए तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गया। हीमोफीलिया में आपके पास ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, ब्लड बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है। ठीक है। हीमोफीलिया की टाइप्स हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इट्स ओके। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो देखें प्लेटलेट्स नहीं तो खून को जमाना है, जब प्लेटलेट्स ही नहीं है तो खून कैसे